नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी वोटिंग लिस्ट में धांधली पर बड़े खुलासे की, महाराष्ट्र में मंत्री के हुए इस्तीफे की, देखेंगे बिहार विधानसभा में तेजस्वी के निशाने पर क्यों आए नीतीश कुमार, संभल में जामा मस्जिद पर कोर्ट की टिप्पणी से क्यों शुरू हुआ विवाद, जानेंगे मुसलमानों को लेकर मायावती के बीजेपी सरकार पर निशाने को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरटीआई को कमजोर करने का लगाया आरोप। डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर पार्टी अध्यक्ष खरगे बोले, संसद में उठेगा मुद्दा। बॉम्बे हाईकोर्ट से पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच को बड़ी राहत, बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर लगी रोक। शेयर बाजार में फ्रॉड से जुड़ा है मामला। मोदी सरकार से टकराने के मूड में सीएम पिनरई विजयन, केंद्र सरकार से की केरल तट पर गहरे समुद्र में खनिज खनन की इजाजत देने के आदेश को वापस लेने की मांग, विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 96 अंकों की गिरावट के साथ 72,990 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 37 अंकों की गिरावट के साथ 22,083 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के समय से ही चुनाव आयोग सवालों में है। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद से तो वोटिंग लिस्ट की धांधली का मामला सुर्खियों में आ गया। इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने धांधली को लेकर एक टीम तक गठित की और इस टीम ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी के नेताओं ने एक ही पहचान संख्या वाले कई वोटर्स पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों इस काम में शामिल है। कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक तरीकों से इसका हल ढूंढ रही है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वह इस मुद्दे को ऐसे नहीं छोड़ेगी। वहीं कांग्रेस में एक्सपर्ट्स के एक समूह ईगल ने इस संबंध में बयान जारी किया है। अब पर्दा हट चुका है। ये साफ है कि सत्तारूढ़ बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से मतदाता सूचियों में हेरफेर करके चुनाव जीतती है या जीतने का प्रयास करती है। यही कारण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि उसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक संतुलित समिति बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। पोस्ट में आगे लिखा गया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को मंद नहीं पड़ने देगी और कानूनी, राजनीतिक, विधायी तथा अन्य तरीकों से समाधान खोजने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। बता दें कि ईगल कांग्रेस नेताओं और विशेषज्ञों का एक विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह है। इस ग्रुप में अजय माकन, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, पवन खेड़ा, गुरदीप सिंह सप्पल, नीति राउत और वामशी चंद्र रेड्डी शामिल है। इस समूह ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में हेरफेर में सहभागी है और दावा किया है कि इस मुद्दे पर कुछ चौंकाने वाले घटनाक्रम सामने आए हैं। ईगल ग्रुप ने कहा कि एक ही मतदाता पहचान पत्र संख्या का उपयोग कई मतदाताओं के लिए किया जा रहा है, चाहे वे एक ही राज्य के एक ही निर्वाचन क्षेत्र के हों या फिर दूसरे राज्यों के। कांग्रेस के आरोप अगर सच हैं तो फिर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया ही सवालों में घिरती दिख रही है। वैसे सवालों में तो महाराष्ट्र की सरकार भी घिरती दिख रही है। सरकार बने 3 महीने भी नहीं हुए हैं कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया है क्योंकि मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राज्य की सियासत में हलचल मची हुई है। मुंडे से अलग रह रही उनकी पहली पत्नी करुणा मुंडे ने दावा किया था कि वो सोमवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा दे देंगे। वहीं जानकारों की माने तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कहा था। बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख मामले में नाम जुड़ने से सरकार पर उनका इस्तीफा लेने का लगातार दबाव बढ़ रहा था। सीएम ने यह फैसला सरपंच संतोष देशमुख मामले के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लिया। इस मामले में देर रात डिप्टी सीएम अजित पवार के घर देवगिरी पर एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में धनंजय मुंडे भी मौजूद रहे। दरअसल संतोष देशमुख मामले का मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी था। खुद धनंजय मुंडे भी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वाल्मीकि कराड़ उनका बेहद करीबी है। अब तस्वीरें सामने आने के बाद धनंजय मुंडे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। धनंजय मुंडे की पत्नी करुणा शर्मा मुंडे ने रविवार 2 मार्च को दावा किया था कि धनंजय मुंडे बजट सत्र से पहले इस्तीफा दे देंगे। यहां तक कि करुणा मुंडे ने यह भी कहा था कि 2 दिन पहले ही अजित पवार ने उनका इस्तीफा ले लिया है।
उन्होंने ये भी कहा था कि धनंजय मुंडे इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अजित पवार ने जबरन उनका इस्तीफा लिखवा लिया। अब मुंडे के इस्तीफे को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार उनके इस्तीफे की वजह बीमारी को बताएगी। धनंजय मुंडे को बेल्स पाल्सी नाम की बीमारी हो गई है, जिससे उन्हें लगातार बोलने में दिक्कत हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या धनंजय मुंडे का इस्तीफा सिर्फ एक संयोग है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? धनंजय मुंडे जब मंत्री बने तभी से विवादों में थे और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी विवादों में घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र में सरकार संकट में है तो संकट में नीतीश कुमार की कुर्सी भी दिख रही है। बीजेपी की नजर तो पहले से ही बिहार के सीएम की कुर्सी पर है और अब विपक्ष की तैयारी ने नीतीश की चिंता को और बढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तीखा हमला किया है। तो क्या कहा है तेजस्वी ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में विधायकों के बीच जबरदस्त बहस देखी गई। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थकाहारा, आम आदमी फिरता है मारा मारा। अब सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि सब कुछ जाए भाड़ में, हम कुर्सी के जुगाड़ में। उनका निशाना आगामी चुनाव में सीएम पद को लेकर एनडीए में मची खींचतान पर माना जा रहा है और वो यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ कहां था, न चांद था, न तारे थे और न सूरज था। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था और जब उनकी सरकार आई तभी बिहार में विकास हुआ। तेजस्वी ने उनके इस बयान पर तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। तेजस्वी के संबोधन के दौरान सदन में ना तो नीतीश कुमार थे, ना ही सम्राट चौधरी और ना ही विजय सिन्हा, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि हमको लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन में ना तो मुख्यमंत्री हैं और ना ही दोनों उप मुख्यमंत्री ही मौजूद हैं। सच सुनने का कलेजा होना चाहिए। उम्मीद है कि लोग अपना कलेजा दिखाएंगे और सदन में उपस्थित रहेंगे। वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों का भांडाफोड़ होना है। यही नहीं, तेजस्वी ने राज्यपाल के अभिभाषण को घिसा पिटा बताते हुए कहा कि सरकारें बदल जाती हैं, राज्यपाल भी बदल जाते हैं, लेकिन अभिभाषण हर साल वही रटा रटाया वाला होता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमलावर हैं। अब एक बार फिर उनके बयानों ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बिहार में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए सियासी घमासान मचा हुआ है। तो यूपी में अलग ही सियासी खेल चल रहा है। अभी महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार सवालों में थी, तो अब संभल मस्जिद को लेकर बवाल मच गया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जामा मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन ने संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया है। बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार इसे विवादित ढांचा बता रहा है। ये पहली बार है जब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही कह दिया है। हिंदू पक्ष के वकील की मांग पर आदेश में विवादित ढांचा लिखा गया है। वहीं यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य की तरफ से बनाए रखी जा रही है। सुनवाई के दौरान वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित करने के लिए कहा, जिसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने स्टेनो से विवादित ढांचा शब्द लिखने को कहा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी की अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई करेगा। दरअसल हिंदू पक्ष मानता है कि मस्जिद की जगह पर हरिहरी का मंदिर हुआ करता था, जिसे तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मामले में लंबे वक्त से अदालत में सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट में भी कई घंटों की बहस हो चुकी है और अब कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है उससे हिंदू पक्ष खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लिए इसे झटके के रूप में देखा जा रहा है। मामला मस्जिद की रंगाई का था और हाई कोर्ट ने अब इसे विवादित ढांचा मान लिया है। ऐसे में संभल विवाद और तेज हो सकता है। इससे पहले यूपी में रमजान को लेकर मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर को लेकर भी आदेश जारी किया गया था, जिस पर बीएसपी चीफ मायावती ने सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है मायावती ने, देखिए रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती इन दिनों अपने बड़े फैसले के चलते सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मायावती एक्शन मोड में दिख रही हैं। अब रमजान के बीच यूपी से लाउडस्पीकर हटाने पर उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने इसके लिए योगी सरकार को घेरा है। रमजान के बीच लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे अभियान पर मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा,
भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, सभी धर्मों के पर्व त्योहारों आदि को लेकर पाबंदियां और छूट से संबंधित जो नियम कानून है, उन्हें बिना पक्षपात एक जैसा लागू होना चाहिए, जो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे समाज में शांति व आपसी सौहार्द बिगड़ना स्वाभाविक है, जो अति चिंतनीय है। सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। बता दें, बीते दिनों सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई करने की बात कही। सीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की शिकायतें कई इलाकों से मिल रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थलों के परिसर से आगे नहीं जानी चाहिए। अगर उल्लंघन होता है तो नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई करें। जिसके बाद से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई केवल मुस्लिमों के त्योहार के समय पर ही क्यों की जाती है। जो आदेश मस्जिद को लेकर दिए गए हैं, क्या हिंदुओं के त्योहारों पर भी इसी तरह के आदेश दिए जाएंगे? लाउडस्पीकर पर दिए आदेश से यूपी सरकार सवालों में है, तो किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन को लेकर पंजाब की आप सरकार भी सवालों में दिख रही है। किसानों के साथ पहले सीएम मान की बैठक में बात नहीं बनी, उसके बाद सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। अब मंगलवार को एक नया हंगामा देखने को मिला। आज भगवंत मान ने किसान नेताओं संग हुई बैठक को लेकर कहा कि मैंने किसानों से कहा कि हर दिन आप रेल रोको, सड़क रोको, विरोध प्रदर्शन करते हैं। इससे पंजाब को भारी नुकसान हो रहा है, राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब धरना का राज्य बनता जा रहा है। मेरी नरम दिली को ये मत समझिए कि मैं कार्रवाई नहीं करता। मैं 3.5 करोड़ लोगों का संरक्षक हूँ, मुझे सभी का ख्याल रखना है। बैठक में मैंने उनसे अगले दिन यानी 5 मार्च को विरोध के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि ये जारी रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे 1 घंटे तक क्यों बैठाया। थैंक यू सर, जगह दे दो प्लीज। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਪਾਈਪ ਰੋਕੋ, ਆ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਰੋਕੋ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान कहते डिटेन किया जा रहे करांगे जी, करांगे पर पंजाब चलूगा। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 2.5 ਘੰਟੇ, 3 ਘੰਟੇ, 4 ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਖੇਤ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ मीटिंग भी। मैं कहा आज वाली मीटिंग सारी कैंसिल है ते मोर्चा ला लो। भगवंत मान ने कहा कि मैंने डर के कारण बैठक नहीं बुलाई, मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं कि बैठक के साथ मोर्चा जारी रहेगा तो मैं बैठक को रद्द कर देता हूँ और आप मोर्चा जारी रख सकते हैं। बता दें कि किसानों ने 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरना, विरोध प्रदर्शन और मार्च करने का ऐलान किया था, लेकिन किसान चंडीगढ़ कूच कर पाते इससे पहले पुलिस ने बठिंडा जिले में करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी की और कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। सोमवार को किसान संगठनों के साथ चल रही बैठक से सीएम के उठकर जाने से पहले ही सूबे की सियासत गर्म थी।
वहीं आज किसान नेताओं की धरपकड़ ने आग में घी डालने का काम किया है। आज पंजाब सरकार के खिलाफ कई जगह अर्थी फूंक प्रदर्शन किए गए। किसानों पर हुई कार्रवाई के चलते पंजाब में बवाल मचा हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC की तरफ से भारत को लेकर जो टिप्पणी की गई उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। भारत की तरफ से तीखा जवाब दिया गया है, तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा को लेकर पूरा देश चिंतित है। मणिपुर की बीजेपी सरकार की विफलता के बाद भले ही मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, लेकिन इस बीच भी छिटपुट हिंसा की खबरें लगातार सामने आई है। ऐसे में अब ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के चीफ वोल्कर तुर्क ने वैश्विक घटनाओं पर दी गई जानकारी में भारत का जिक्र करने के साथ कश्मीर और मणिपुर के हालात पर भी टिप्पणी की। तुर्क ने कहा कि भारत का लोकतंत्र और संस्थान उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं, जो उसकी विविधता और विकास को रेखांकित करते हैं। लेकिन कश्मीर समेत मानवाधिकार रक्षकों और स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कानूनों और उत्पीड़न के इस्तेमाल से मैं चिंतित हूँ। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा और विस्थापन को रोकने के लिए संवाद, शांति बनाने वाले और मानवाधिकार पर आधारित कोशिशों को तेज करने की मांग की है। उनके इस बयान पर भारत की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई। भारत के UN में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने UNHRC चीफ तुर्क के बयान को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जैसा कि भारत का नाम अपडेट में लिया गया है, मैं इस बात को पुरजोर ढंग से कहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक स्वस्थ, जीवंत और बहुलवादी समाज बना हुआ है। अपडेट में की गई निराधार और बेबुनियाद टिप्पणियां जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। हालांकि उन्होंने अपने देश का पूरी दृढ़ता के साथ बचाव किया, लेकिन बात जब जमीनी हकीकत की आती है तो उनके इस बयान पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरह के हालात मणिपुर में देखे गए, कुकी मैतेई समुदाय के बीच हिंसा में 150 से 250 लोगों की जान चली गई, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और अब तक वहां शांति बहाल नहीं हो पाई है। मणिपुर की जनता पीएम मोदी से मणिपुर आने की गुहार लगा रही है, लेकिन ना तो पीएम गए और ना ही मणिपुर के हालात बदले। और ये पहली बार नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर का मुद्दा उठा हो। इससे पहले यूरोपियन यूनियन में भी इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पेश हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार मणिपुर के हालात कब बदलेंगे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी किसी मामले में कुछ हो या ना हो, लेकिन पर्यटन के मामले में वो नंबर 1 है। आज गुजरात में वन तारा वाइल्ड लाइफ का उन्होंने उद्घाटन किया। कहने को वो दुनिया के कई देशों में जा चुके हैं, नहीं गए हैं तो अपने मणिपुर में, जहाँ पर उनका बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा है, काश मणिपुर भी किसी देश का नाम होता तो शायद वहाँ भी चले जाते। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।